Hello and welcome you all dear students. Factors of production and laws of production पे ये हमारा थर्ड लेक्चर है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स और आप कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स पे, स्टेटिस्टिक्स पे एंड मैथमेटिक्स पे, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स मिलेंगी। वहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो जहां पे आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, सिलेबस और लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू जॉब्स, आपने टेलीग्राम पे जाना है। वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सबसे पहले हम समझेंगे स्केल ऑफ प्रोडक्शन। It refers to the size, volume of output a business or organization produces. एक फर्म है, इस फर्म की कैपेसिटी कितनी है, ये कितनी प्रोडक्शन कर सकती है किसी स्पेसिफिक टाइम में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, ये एक फर्म है जो कि बैग्स बनाती है। 1 ईयर में ये 1 लाख बैग बना सकती है। तो ये क्या है? स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, यानी इस फर्म की इतनी कैपेसिटी। It indicates how much of a product is made over a specified period. यहां पे ये देखा जाता है कि एक जो फर्म है वो कितनी प्रोडक्शन करती है ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड कैन इन्फ्लुएंस। और ये जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, आइदर स्मॉल स्केल है, मीडियम है, लार्ज है, ये इन्फ्लुएंस करेगा कॉस्ट, एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। जैसे ये एक बहुत बड़ी फर्म है, मान के चलो ये टाटा की कंपनी है, ये गाड़ियां बना रही है। साथ में आपने और मैंने एक छोटी सी फर्म खोली है। अब जो कॉस्ट यहां पे है वो यहां पे नहीं है, तो ये इस चीज पे ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। अगर हम बात करेंगे प्रोडक्शन स्केल की, वी हैव स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, मीडियम एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। स्मॉल स्केल में क्या होता है? Small scale production refers to the production of limited quantities of goods। यानी छोटे लेवल पे, जैसे आप अपने घर के पास में ही आपने एक थोड़ी सी बिल्डिंग बनाई, वहां पे आपने एक टेलरिंग यूनिट खोला, या आपने एक बेकरी शॉप ओपन की। यहां पे क्या है? थोड़ा सा कैपिटल है, थोड़े से वर्कर हैं और स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्शन हो रही है। फिर है मीडियम स्केल प्रोडक्शन, स्मॉल स्केल से थोड़ा सा ज्यादा, यहां पे मॉडरेट लेवल का आउटपुट निकल रहा है, थोड़ी सी यहां से बेटर टेक्नोलॉजी है, मोर वर्कर्स एंड हायर कैपिटल, जैसे गारमेंट फैक्ट्रीज हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह वगैरह। इसी तरह से हमारे पास लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन में क्या होती है? जो भी प्रोडक्शन होती है वो बल्क में होती है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है। वहां पे इस्तेमाल होता है एडवांस टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइज्ड लेबर, यानी स्किल्ड लेबर आपको वहां पे मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट फैक्ट्रीज है, या ऑटोमोबाइल प्लांट्स है, शुगर मिल है, ऑयल रिफाइनरीज है, और बहुत सारी जो बड़ी बड़ी फर्म्स है, वहां पे जो प्रोडक्शन होती है वो लार्ज स्केल के ऊपर होती है। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? इट रेफर्स टू द कॉस्ट एडवांटेजेस, यानी कॉस्ट बेनिफिट दैट अ बिजनेस कैन अचीव एज इट इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन। जैसे जैसे आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाओगे ना, आपकी जो एवरेज कास्ट ना वो कम हो जाएगी। क्यों? एज कंपनी प्रोड्यूसेस मोर गुड्स, द एवरेज कास्ट पर यूनिट टिपिकली डिक्रीजेस। दिस हैपन बिकॉज फिक्स कॉस्ट आर सेपरेट ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट। अब इसको समझो, आपने एक मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है? आप गए, रिबन काटा, और आपने यहां से फॉर एग्जांपल आपने सीमेंट फैक्ट्री खोली है, वहां पे मशीनरी आपने 1 लाख रुपए की लगा दी। आपने पहला ही बैग सीमेंट का निकाला मस्त तरीके से। जरा मुझे बताओ, ये जो बैग है इसके पीछे आपको कितनी कॉस्ट लगी? इसके पीछे आपने लेबर और प्लस जो मशीनरी है, यानी लगभग आपको ये 1 लाख रुपए का बैग पड़ा, क्योंकि आपकी मशीनरी 1 लाख रुपए की है।
अगर आपने इसको खुद ही प्रोड्यूस किया तो 1 लाख रुपए का यह बैग है आपका। अगर आप यहीं पे प्रोडक्शन बंद कर दोगे ना तो नुकसान कितना होगा आपका? 1 लाख रुपए का। फिर आपने सोचा मैं दूसरा बैग भी बनाता हूँ। आपने 2 बैग बनाए। अब आपको ये भी 50,000 का, ये भी 50,000 का पड़ा। फिर आपने 3 बनाए, फिर 4 बनाए। यानी जितनी आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, जो फिक्स्ड कास्ट ये फैलेगी। पहले सारी फिक्स्ड कॉस्ट एक बैग पे थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जितना आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये फैलती है और हमारी जो कॉस्ट है वो कम होती जाती है। अब जो हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, यानी जब हम अपनी प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बड़ा करते हैं, उस वजह से हमारी जो एवरेज कास्ट है वो कम होती है। यहां पे दो चीजों से इकोनॉमीज ऑफ स्केल अफेक्टेड होती है। कुछ इंटरनल फैक्टर भी हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी हैं। इस बेसिस पे जो अल्फ्रेड मार्शल है, उसने इकोनॉमीज ऑफ स्केल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटरनल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अब इंटरनल इकोनॉमीज क्या है? दीज आर द एडवांटेजेस, यानी ये हमारे पास कॉस्ट एडवांटेजेस है, कॉस्ट बेनिफिट है, या ये समझो आप, ये वो रीजंस है जिनसे हमारी एवरेज कास्ट कम होती है। अराइजेस विद इन द फर्म, जो कि एक फर्म के अंदर ही अराइज होते हैं, अपना फायदा होता है। यानी आप जो काम कर रहे हो, उस काम की वजह से जो आपको फायदा मिल रहा है, उसको हम कहते हैं इंटरनल इकोनॉमीज। इनको इसको कौन कंट्रोल करते हैं? मैनेजमेंट। जैसे पहले नंबर पे है टेक्निकल इकोनॉमीज, आर द रिडक्शन इन कॉस्ट पर यूनिट that occur when a firm produce on a large scale because it use better and more efficient technique। अब एक बहुत बड़ी फर्म है, मान के चलो टाटा। अब इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, इसके पास पैसा बहुत ज्यादा है। ये जो टेक्निक इस्तेमाल करेगी, यहां पे एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगी। अब देखो, हमारा जैसा फॉर एग्जांपल आपने एक छोटा सा स्टील का प्लांट खोला। अब आप एक मशीनरी खरीदना चाहते हो, वो आपको पड़ रही है 1 करोड़ रुपए की। आपके पास सिर्फ है 50 लाख। क्या आप उनको बोलोगे कि यार मुझे थोड़ा आधा ये मशीनरी दे दो, 50% मैं आज लेता हूं, फिर 50% मैं 1 साल के बाद लेता हूं? ऐसा तो नहीं है। यानी जो फैक्टर्स आप प्रोडक्ट, जो आपके पास कैपिटल है ना, जो आपके पास मशीनरी है ना, वो डिवाइड नहीं होती है कि आप थोड़ी सी मशीनरी आज लेके जाओगे, थोड़ी सी बाद में लेके जाओगे। ये कौन खरीद सकता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जिनके पास बहुत सारी प्रोडक्शन है, जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, मान के चलो आपने उधार लिया, ये वो किया, आपने वो मशीन खरीदी भी, लेकिन आपके पास उतने एफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है कि आप उस मशीनरी को 24/7 इस्तेमाल करो, आप उसको फुली एफिशिएंटली इस्तेमाल करो। वो काम है बड़ी बड़ी फर्म्स का। आप उसको हो सकता है सिर्फ 50% ही यूज करो, या 30% या 20% ही यूज करो। ठीक है? उस वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जो बड़ी बड़ी फर्म्स है उनकी कॉस्ट कम होगी। फिर स्पेशलाइज्ड एंड ऑटोमेटिक मशीनरी, हमारे पास वो नहीं है। जो स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, उनके पास ये बेनिफिट नहीं है। जो बड़ी बड़ी फर्म्स है, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, उस वजह से भी उनकी जो कॉस्ट है वो कम होती है। यूटिलाइजेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट का मतलब जो वेस्ट निकलता है। जैसे एक प्रोडक्ट बना, इसका जो वेस्ट निकला, अब उनके पास जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके पास ये टेक्नोलॉजी है, ये जो बाई प्रोडक्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इसका कुछ और प्रोडक्ट बनाए। जिस वजह से क्या होती है, उनकी जो एवरेज कास्ट है वो कम हो जाएगी। ये बेनिफिट स्मॉल फर्म्स को नहीं है। स्मॉल फर्म्स ने एक प्रोडक्ट बना दिया, इसका जो वेस्ट है उसको फेंक दिया, तो उस वजह से एवरेज कास्ट उनकी बढ़ जाती है। फिर यहां पे देखो, फाइनेंशियल इकोनॉमीज। अब जो क्रेडिट वर्दीनेस है, यानी जो बैंक है, उनको लगता है बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, जो फर्म्स है, उनको अगर वो लोन देंगे, वहां पे ज्यादा रिस्क नहीं है, आराम से उनको वो लोन वापस कर देंगे। जैसे एल है, इन्फोसिस है, वहां पे बड़े बड़े बैंक्स जो है वो बिल्कुल सेफ बारोवर्स हैं, उनको वो लोन देंगे और थोड़ा सा उनसे इंटरेस्ट भी लेंगे, जैसे 8%। अगर फॉर एग्जाम्पल हम कोई कंपनी खोलेंगे, हम जो है 10 करोड़ का लोन किसी बैंक से मांगेंगे,
उनको डर लगेगा यार कल को ये बंद हो जाएगा, तो इनको हम लोन नहीं देंगे। अगर वो हमें देंगे भी तो जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा चार्ज करेंगे। इसलिए जो स्मॉल एमएसएमईज है, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, वो रिस्की होते हैं। उनको अगर लोन मिलता है तो वो मिलेगा ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे एज कंपेयर टू किनके, जो हमारे पास लार्ज फर्म है। उस वजह से भी उनकी जो एवरेज कास्ट है वो हो जाती है कम। फिर है स्टॉक मार्केट। अब फॉर एग्जाम्पल उनको लोन लेना ही नहीं है, वो क्या करेंगे, अपनी फर्म का थोड़ा सा शेयर वो बेच देंगे स्टॉक मार्केट में आईपीओ के थ्रू, तो वहां से वो पैसा इकट्ठा करेंगे। जो स्मॉल फर्म्स है उनको इधर घुसना ही बहुत इम्पॉसिबल है, वो इधर जा ही नहीं सकते, वो पैसे उठा ही नहीं सकते हैं। तो इनको अगर पैसे उठाने हैं तो बैंक से उठाने हैं, वहां पे भी वो इंटरेस्ट करेगा चार्ज बहुत ज्यादा। फिर है मैनेजरियल इकोनॉमीज। जो स्मॉल फर्म है, फॉर एग्जांपल आपने या मैंने अगर कोई फॉर्म खोली है, वहां पे अगर हम किसी पर्सन को हायर करेंगे, उसको बोलेंगे कि भाई तू ही ऑनर है, या जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑनर हूं, मैं ही खुद काम करूंगा, मैं मैनेजर हूं, मैं ही एचआर हूं, मैं ही मार्केटिंग हेड हूं, सब कुछ मैं ही हूं। अब जब ये काम करूंगा तो वहां से तो एफिशिएंसी लो हो जाएगी, तो कॉस्ट बढ़ेगी। अब कोई बड़ी फर्म है जैसे टाटा स्टील है, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया फाइनेंस के लिए, भाई कर दो फाइनेंस का काम। फिर एमबीए वाले को हायर किया एचआर के लिए, इंजीनियर को हायर किया प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, जहां पे स्पेशलाइजेशन होगी तो वहां पे प्रोडक्शन बढ़ेगी, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उतनी कॉस्ट कम हो जाएगी। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी बड़े होने की वजह से क्या क्या फायदे हैं और छोटे होने की वजह से घाटे ही घाटे। मार्केटिंग एंड कमर्शियल इकोनॉमीज। अब जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो एक्ट करती हैं एज मोनोप्सोनी पावर। मोनोप्सोनी पावर मतलब सिंगल बायर, यानी वो बल्क में रॉ मटेरियल खरीदते हैं। जब वो बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो हमें ऐसा फील होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बायर है, सेलर बहुत ज्यादा है। जैसे आप रॉ मटेरियल इनको बेच रहे हो, मैं भी इनको रॉ मटेरियल बेच रहा हूँ, कोई और भी इन्हीं को रॉ मटेरियल बेच रहा हूँ। सेलर बहुत ज्यादा है लेकिन खरीदने वाला सिर्फ एक है। अब जब खरीदने वाला ही एक है तो वो फिर अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करेगा, जो वो प्राइस बोलेगा हमें उसी प्राइस पे उसको बेचना पड़ेगा। तो ये जो है, जब एक फर्म बहुत बड़ी होती है वो बल्क में रॉ मटेरियल खरीदती है, उस वजह से उसको रॉ मटेरियल क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। अब देखो, फिर है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टीवी पे 5 करोड़ की एड देनी है, आपने गाड़ियां बेचनी है 1000, अब 5 करोड़ की आपने ऐड दी, अगर इसको आप डिवाइड करोगे 1000 गाड़ियों पे तो पर गाड़ी आपको 50,000 की एडवर्टीजमेंट कास्ट लगेगी, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। वहीं एक बहुत बड़ी फर्म है, लार्ज फर्म है जैसे टाटा की है, उसने 1 मिलियन कार बनाई। अगर आप ये 5 करोड़ इस 1 मिलियन पे डिवाइड करोगे तो सिर्फ 50 रुपए पर गाड़ी आपको एडवर्टीजमेंट कास्ट पड़ी। तो यहां पे भी देखो बड़ा होना कितना ज्यादा फायदेमंद है। फिर है रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज। अब रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज का मतलब क्या है, जो बड़ी बड़ी फर्म्स है ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपने जियो का देखा होगा, कितने सारे प्रोडक्ट्स बेच दिए, पेट्रोलियम में है, पेट्रोकेमिकल है, जियो की जो नेटवर्क है टेलीकॉम है, और बहुत सारी चीजें हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं पे किसी एक प्रोडक्ट में नुकसान भी हो गया ना, तो दूसरे प्रोडक्ट से वो उसको ही भरपाई करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल जियो को टेलीकॉम सेक्टर में नुकसान होगा, हालांकि यहाँ पे तो रिचार्ज इतने ज्यादा ले रहे हैं वो, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई नुकसान होगा भी तो यहाँ से वो सर्वाइव करेंगे, वो कुछ और प्रोडक्ट बेचेंगे, वहां से वो प्रॉफिट, वो लॉस जो वो कवर करेंगे। अब जो बेचारी स्मॉल फर्म है, उसका एक ही प्रोडक्ट है, वहां पे घाटा हो जाएगा तो वो वहीं पे बंद हो जाएगी। ये थी इंटरनल इकोनॉमीज, यानी अपने कारनामों की वजह से उनको जो फायदे होते थे। अब है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। एक्सटर्नल इकोनॉमीज अपने कारनामों की वजह से नहीं है, बल्कि ओवरऑल जो एक ग्रुप बनता है ना, वहां से जो कॉस्ट बेनिफिट है, वहां से जो एवरेज कॉस्ट कम होती है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज। जैसे ये एक फर्म है, यहां पे इसी के पास में दूसरी फर्म आ गई, यहां पे तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी फर्म आ गई। अब इनके इकट्ठे होने की वजह से आपको क्या दिख रहा है,
गवर्नमेंट आई, यार यहाँ पे हमें रोड बनानी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट ने रोड बना दी। गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछा दिया। फिर गवर्नमेंट ने बोला यहाँ पे एक बैंक भी होना चाहिए, यहाँ पे एक स्कूल भी होना चाहिए। तो ये बाहर से फायदा हो रहे हैं। हालांकि ये जो फर्म है, किसी ने इस रोड पे इन्वेस्ट नहीं किया, किसी ने अपना बैंक नहीं खोला या किसी ने अपने स्कूल नहीं खोले, नहीं, ये बाकी कोई और ही कर रहा है। इनके इकट्ठे होने की वजह से यहाँ पे ये फायदा मिल रहा है। अगर ये अकेली फर्म कहीं होती ना जंगल में, वहां पे ना तो बैंक होता ना तो रोड होती। अगर रोड होगी तो खुद ही इनको बनानी पड़ेगी, बैंक होगा तो अपना ही खोलना पड़ेगा, स्कूल इनको अपने खोलने पड़ेंगे। ठीक है। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज होते हैं जब एक फर्म एक ग्रुप में आती है, यानी इंडस्ट्री बन जाती है, वहां पे उनको जो बेनिफिट होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अब एक्सटर्नल इकोनॉमी से क्या क्या बेनिफिट एक फर्म को होते हैं वो हम पढ़ेंगे। इकोनॉमीज ऑफ लोकलाइजेशन, स्किल्ड लेबर पूल। अब देखो, अगर सारी फर्म्स एक ही जगह पे होंगी, जैसे बैंगलोर के अंदर आईटी सेक्टर में जो आईटी फर्म्स हैं वो एक ही जगह है, तो वहां पे उनको स्किल्ड लेबर्स मिलेंगे एक ही जगह। अब सारी जगह से जो आईटी वाले हैं वो बैंगलोर में जाते हैं, वहां पे फर्म को इजी होता है उनको हायर करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सब उनको आसान होता है और कम खर्चा इसके ऊपर लगता है। दूसरा, ग्रोथ ऑफ सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। अब पांच छह यहाँ पे आईटी फर्म्स हैं, इनको बहुत सारी और चीजों की जरूरत है, जैसे इनको गाड़ियों ट्रकों की जरूरत है या इनको सर्विसेज की जरूरत है, यहाँ पे इनको मैकेनिक चाहिए। तो साथ में ये वाली फर्म्स भी खुलेंगी ताकि ये इनको सपोर्ट कर सकते। अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो लेकिन किसी गांव में हो, किसी जंगल में हो, वहां पे आपको ये जो सपोर्टिंग वाला काम है ये वहां पे आपको नहीं मिलेगा, ना तो आपको स्किल्ड लेबर पूल वहां पे मिलेंगे, क्योंकि सारे वहीं पे जाएंगे जहां पे बहुत सारी फर्म्स इकट्ठा होंगी, वहीं पे वो जाएंगे। ये हो गया पहला बेनिफिट। दूसरा, इकोनॉमीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जब पांच छह फर्म्स एक जगह इकट्ठी होंगी तो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो डेवलप होगा। गवर्नमेंट आएगी, वो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी, वहां पे जो रेलवे लाइन है वो बिछाएगी, वहां पे जो रोड है वो वहां पे बिछाएगी, बहुत सारी वहां पे डेवलपमेंट होगी। फिर बैंकिंग फैसिलिटीज, वहां पे बैंक्स ओपन होंगे जहां से एक फर्म आराम से लोन ले सकती है, जो भी उनको फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए वो उनको वहां पे मिल जाएगी। फिर डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, उस सेक्टर में फिर स्कूल खुलेंगे क्योंकि बहुत सारे वर्कर होंगे, रश होगा, तो स्कूल खुलेंगे, हॉस्पिटल खुलेंगे और बहुत सारी फैसिलिटीज इंप्रूव हो जाएंगी। डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो वहां पे इंप्रूव हो जाएगा। आप देखो बैंगलोर के अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन सिस्टम ये स्ट्रांग है, यानी नेटवर्किंग सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है, या हमारे जम्मू या कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे वो सिस्टम है ही नहीं, वहां पे इनको जरूरत है, वहां पे सब कुछ डेवलप्ड है। तो ये है बेनिफिट फ्रॉम एक्सटर्नल इकोनॉमीज, यानी फर्म खर्चा कुछ भी नहीं कर रही है, ये ऑटोमेटिकली बाहर से ग्रो हो रहा है। अब डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमीज तो हो गया बेनिफिट, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है नुकसान। जब एक फर्म बहुत बड़ी हो जाती है तो उस वजह से उसको जो एवरेज कास्ट है जब वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कॉस्ट डिसएडवांटेज, तो उसको हम कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यहां पे भी हमारे पास इंटरनल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। अब हमारे पास पहला ही यहां पे है मैनेजरियल इनएफिशिएंसी। जब एक फर्म बहुत बड़ी हो जाती है तो वहां पे फिर मैनेजरियल इनएफिशिएंसी आती है। कैसे? कोऑर्डिनेशन फेलियर। अब जो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे मार्केटिंग का है, फाइनेंस का है और बहुत सारे डिपार्टमेंट, इनके बीच में उतना कोऑर्डिनेशन नहीं होता है क्योंकि ये फर्म बहुत बड़ी है, तो वहां पे जो डिसीजन है उनमें टाइम लगता है, तो ओवरऑल जो कॉस्ट है फिर एवरेज कॉस्ट वो बढ़ती है। कम्युनिकेशन गैप रहता है, जैसे सीईओ है कंपनी का और नीचे से अगर कोई फीडबैक उनको देना है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन सीईओ तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इस वजह से भी एवरेज कास्ट बढ़ती है। फिर है टेक्निकल डिसइकोनॉमीज। अब बहुत सारी यहाँ पे मशीनरीज है, अब लार्ज स्केल में बहुत सारी मशीनरीज है, इसमें कुछ खराब पड़ी है, कुछ में रिपेयरिंग चल रही है, तो उस वजह से भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरेज कास्ट बढ़ रही है। लेबर डिसइकोनॉमीज। अब
एक कंपनी है, वहां पे 50,000 लेबर काम करते हैं। अब उन लेबर्स को क्या लगता है, वहां पे तो उनको कोई अपनापन जैसा फील नहीं होता होगा। दे आर जस्ट नंबर्स। उनको वहां पे कोई मोटिवेशन नहीं है, बस वो सिर्फ काम चलाने के लिए वहां पे आएंगे, काम खत्म और वो घर में चले जाएंगे। तो वहां से भी फिर जो एवरेज कास्ट है वो कम होगी। इसी तरह से एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज, यानी जब एक ग्रुप बनता है फर्म्स का, फिर वहां पे जो ओवरऑल नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उनकी ग्रोथ के ऊपर, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। ठीक हो गया। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथ। अब देखो, कोई मान के चलो आपके पास 10 फर्म है। अब यहां पे क्राउड बहुत ज्यादा होगा। जब क्राउड बहुत होगा तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगी। जब ट्रैफिक होगा तो ट्रैफिक जैम ज्यादा होंगे। अब एक कंपनी ने सामान मंगवाया था, उनके ट्रक जो है जाम में फंसे हुए हैं। कुछ यहाँ पे चीजें खराब हो जाएंगी, लेट पहुंचेगी, जिससे प्रोडक्शन कम होगी, तो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। ये एक्सटर्नल की वजह से। फिर इनपुट स्कैर्सिटी, बहुत सारे यहाँ पे आपके पास फर्म्स है, इसकी भी डिमांड है, इसकी भी डिमांड है। लेबर की बहुत ज्यादा डिमांड है, जहां से लेबर बोलेगा मुझे अब ज्यादा वेजेस दो, तो लेबर कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि ये भी डिमांड कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी डिमांड कर रही है, तो उनको ये भी पड़ेगा। फिर एनवायरमेंटल कॉस्ट, सबसे ज्यादा जो कॉस्ट है वो एनवायरमेंट की है, यानी इनकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा। तो अगर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी तो वो उनके ऊपर टैक्स भी लगा सकती है। आप जितना ज्यादा पोल्यूशन करोगे उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थे हमारे पास इंटरनल डिसइकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। एक रिक्वेस्ट है, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा। कोई भी आपका डाउट रहा वो भी आपने कमेंट करके मुझे पूछना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।